2019 में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए पूर्ण उम्मीद नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपना रोड शो करेंगे। नॉमिनेशन से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन करके जीत का पैगाम देंगे। वाराणसी में थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का मेगा रोड शो शुरू होगा। पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन में सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी सदर अमित शाह और 6 रियासतों के वुजराए आला के अलावा 52 बड़े लीडर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कारकुनान ने दावा किया है कि पीएम के रोड शो में करीब 5 लाख लोग जमा होंगे। शाम को पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। दशमेश घाट पर गंगा आरती के दौरान पीएम के साथ कई कद्दावर लीडर मौजूद रहेंगे। गंगा आरती के बाद पीएम मोदी 3000 खुसूसी मेहमानों से भी मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ आज खास रहने वाला है और 2014 से 2019 तक आते आते यानी कि इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है, कितनी तस्वीर और तकदीर वाराणसी की बदली है, ये जानना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि वजीर आजम जो वहां से सांसद हैं, जो एक वजीर आला के तौर पर सबसे पहले 2014 में वहां पर पहुंचे थे और फिर वहां की से एक तरह से कहें कि गंगा मां के आशीर्वाद से वो पीएम बने और अब फिर से वहां पर वो पहुंचे हैं एक बार फिर से। क्या वाकई में गंगा के पुत्र कहे जाने वाले या फिर अपने आप को गंगा का पुत्र वो कहते हैं, क्या एक बार फिर से उन्हें वहां का आशीर्वाद मिलेगा और क्या एक बार फिर से वो पीएम बनेंगे? ये तमाम सवाल तो 23 मई तक क्लियर होंगे, लेकिन आज देखना होगा जो दावे किए जा रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, क्या वाकई में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे? और कई और सवाल हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं महेश वर्मा साहब, लीडर हैं बीजेपी के। इसके साथ ही अनुज अत्री साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। राघवेंद्र दुबे साहब समाजवादी पार्टी के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष पाठक साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मनीष गुप्ता साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊं उससे पहले संतोष जी और मनीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। संतोष जी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इन 5 सालों में आपको क्या लगा, वाराणसी की तस्वीर तकदीर कितनी बदली है? जो वादे उनसे किए गए थे 2014 में, 4 जो गांव गोद लिए गए थे, गंगा की सफाई की जो बात कही गई थी, क्या आपको लगता है कि कितनी तस्वीर वहां की बदली है? देखिए, बिल्कुल जहां तक पिछले 5 सालों में यानी 2014 से 2019 तक के बदलाव की अगर बात करें तो जो आपने 4 गांव का जिक्र किया जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया था, तमाम सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में गांवों को गोद लेने के लिए कहा गया था, उसको लेकर कई तरह के किंतु परंतु जरूर है। लेकिन जब आप वाराणसी में आते हैं, वाराणसी में जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जब आप एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट से जब निकलेंगे, बनारस सिटी के अंदर तक जाएंगे, जिस तरह से रोड बनाया गया, जिस तरह से सड़कें बनाई गई, देखिए ये बात वाराणसी के लोग भी मानते हैं। वाराणसी के लोग भी ये कहते हैं कि वीवीआईपी सीट, देखिए वहां से कई दिग्गज नेता वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन जो वीवीआईपी सीट का जो एक भावना होती है, जो फीलिंग होती है, वो शायद उन्होंने पिछले 5 साल में महसूस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जाते रहे हैं। 14 में जिस तरह का रोड शो किया, एक बार फिर से नामांकन से पहले वो रोड शो कर रहे हैं। बड़ी बात जो बीजेपी का दावा है, बड़ी बात जो कि प्रधानमंत्री का दावा है कि विकास हुआ है और एक बार फिर से वाराणसी की जनता से समर्थन वो मांगने जा रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं और रोड शो को लेकर जिस तरह से तैयारियां हैं, बीजेपी की जो तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद है। अमित शाह पिछली बार उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव हुआ करते थे, वो बनारस में वो तमाम चीजें देख रहे थे। इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद हैं। घटक दल, एनडीए के तमाम घटक दल जो हमें अमित शाह के नामांकन के दौरान गांधीनगर में नजर आए थे, वो तमाम लोग अब वाराणसी में नजर आएंगे। तो मजबूत बीजेपी वाराणसी में बहुत ज्यादा मजबूत है, एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत है। इस एक रोड शो के जरिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। जी मनीष जी, आपको क्या लगता है कि खासतौर पर गंगा की भी यहाँ बात करनी चाहिए, क्योंकि गंगा पुत्र वो कहते हैं अपने आप को और बार बार वो कहते हैं जब भी वाराणसी जाते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। आप ये बताइए उस माँ गंगा की कितनी खिदमत कर पाए हैं इन 5 सालों में वजीर आजम? देखिए, अगर हम देखें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो वाराणसी के बारे में हुई हैं, वो ये कि है कि एयरपोर्ट से जो शहर की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ही खराब थी। आपको 2 घंटे लगते थे रास्ते से पहुंचने में। अब वो टाइम बहुत घट गया है और रोड बड़े चौड़े चौड़े हो गए हैं। बिजली के तारों का जंजाल वहां से हटा दिया गया है, एक बात। दूसरी बात, गंगा कितनी स्वच्छ हुई है ये तो प्रियंका गांधी के आचमन से ही पता लगता है कि उन्होंने वहां का जल का आचमन करके अपनी जब जल यात्रा शुरू की तो लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया कि भाई गंगा स्वच्छ है।
जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है उत्तर भारत के लिए, पूरे उत्तर भारत में अगर गंगा आरती अगर कहीं होती थी तो वो हरिद्वार में होती थी। वो गंगा आरती अब वाराणसी में हो गई है। ये एक धर्म की पुनर्स्थापना जैसा बात हुई है। पूरे देश के लोग, पूरे उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग गंगा आरती के लिए वाराणसी पहुंचने लगे हैं। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। तो इस वजह से धर्म में आस्था तो बढ़ी ही है, टूरिज्म, पर्यटन का भी बड़ा प्रभाव बढ़ेगा, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इन बातों का निश्चित रूप से वाराणसी पर लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ेगा। और ये सीट तो बीजेपी संभवतः जीत ही चुकी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस तो फाइट भी वहां पर उस तरह से देती हुई नजर यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो सिर्फ अजय राय को सिर्फ 70,000 ही वोट हासिल हुए थे तीसरे नंबर पर, हालांकि वो वहां पर रहे थे। अजय राय जी तीन बार के तो बीजेपी एमएलए रहे हैं। अजय राय भाई अपनी लाइफ के पॉलिटिकल करियर में 13 साल तो बीजेपी में रहे हैं, 7 साल वो कांग्रेस में रहे हैं और कुछ महीने समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो जो व्यक्ति, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क ये है कि जो बीजेपी का लीडर होता है उसका अपना सपोर्ट होने के अलावा उसको पार्टी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट काफी होता है। तो जब जीत रहा होता है तो पार्टी की भी जीत शामिल होती है। जब वो पार्टी में नहीं रहे तो उनका वो आधार अपने आप खिसक कर पार्टी में रह जाता है। तो ये फर्क सिर्फ इसी वजह से अजय राय ज्यादा फाइट दे पाने की पोजीशन में ना पिछली बार थे ना अब हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी महेश जी, जाहिर सी बात है कि वो टक्कर भी आपको नहीं मिल रही है, और ये भी कहा जाए कि महेश वर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि जाहिर सी बात है कि आप आश्वस्त हैं और लग भी रहा है कि जीत आपको हासिल होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 लाख से ज्यादा से जीते थे वजीर आजम 2014 में, क्या आपको लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा आपका? बिल्कुल टूटेगा। रिकॉर्ड टूटने का कारण भी ये देखिए, अगर राजनीतिक कारणों से अगर कोई आपका सवाल आपने पूछा है तो उसका जवाब भी उसी तरह से देना चाहिए हमें। बनारस में प्रधानमंत्री ने लड़ना तय किया, जो कि अटकलें उनके लड़ने से पहले ही लगाई जा रही थी कि भाई वहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, वहाँ वो कहीं गांव में नहीं, जैसे आज प्रियंका जी का ही ये था कि भाई वो गांव में नहीं जा गए, गांव से कोई वास्ता नहीं रखे, गोद लिए, उस गांव का विकास नहीं हुआ, बनारस का कोई विकास नहीं हुआ। तो ये बनारस का विकास नहीं हुआ या बनारस के गांव में नहीं गए, अगर ऐसा किए होते प्रधानमंत्री तो उनको अमेठी की तरह वायनाड से लड़ने की ज़रूरत पड़ती, शायद उनको भी कहीं 2 जगह खोजने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन तो पहले हो चुका है ऐसा। हाँ, मैं 2 जगह से वो लड़े हैं, तो तब क्या जीत के लिए नहीं आश्वस्त थे? तो ये सब बातें मैं आज के डेट में, मैं आज ये जो आज के परिवेश में जो आप बात कर रही हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का वो आत्मविश्वास देखिए कि अगर बनारस में विकास नहीं हुआ होता या बनारस में माँ गंगा का जो आशीर्वाद अगर उनको प्राप्त नहीं होता, तो उनका ये आत्मविश्वास जैसे जो लवरेज हो रहा है या जिस आत्मविश्वास के साथ वो जाकर वहाँ फिर से चुनाव लड़ने की हिमाकत कर रहे हैं या वो उन्होंने सोचा हुआ है कि हिम्मत कर रहे हैं, उर्दू थोड़ी सी मेरी कमजोर है, तो वो आपने अच्छा किया कि करेक्ट किया कि वो अगर ये साहस दिखा रहे हैं, ये उत्साह जो देखने को मिल रहा है जनता के जिस तरह से सपोर्ट से और समर्थन से, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री की हमारी राजनीतिक विजय है हमारी विपक्ष की पार्टियों पे, जिन्होंने किसी भी तरह से कोई दमदार प्रत्याशी आज के डेट में खड़ा करने की दुस्साहस नहीं की। जी अनुज, आज के डेट में प्रियंका जी जरूर कह रही हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे। अब वो सारी चीजें जो है ना, आप ये सब चुनावी जुमला था, राजनीतिक रूप से राजनीति से प्रेरित होकर सब बात कही जा रही थी, भटकाने की एक कोशिश थी, वो उसमें सफल नहीं हुए। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री की जीत के ऐसे भटकाकर कांग्रेस को क्या फायदा होता? हाँ है ना, फायदा ये है कि आज की डेट में वो ऐसा मैसेज देना चाह रहे थे पूर्वांचल में, उस सीट के अलावा भी कई सीटों पर वो इस चीज का एक हवा फैलाना चाह रहे थे कि प्रियंका जी जो है इस नाते लाइमलाइट में आएंगी, प्रियंका जी इस नाते उनकी बात को लोग गौर से सुनेंगे, एक अटेंशन बटोरने के लिए, एक ध्यान खींचने के लिए मतदाता का कि भाई हम देखिए हम चुनाव, हम इस तरह की भी चीजें सोच सकते हैं, हम ऐसी चीजें भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत तो हुई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां काम बोल रहा है, प्रधानमंत्री कामदार है, नामदार नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि कांग्रेस क्यों हमेशा एक
फाइट देने में नाकामयाब रहती है? क्योंकि अगर 2014 की बात करें या फिर अब हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो सिर्फ 70,000 वोट मिले थे अजय राय जी को, 2 लाख से ज्यादा वोट तो केजरीवाल को मिल गए थे। अब आप देखें कि अगर आपको अपना कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं खड़ा करना था तो आप महागठबंधन के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते थे। कम से कम एक फेयर फाइट तो नजर आती है। कम से कम वाराणसी की जो आवाम है उसके साथ आपने नाइंसाफी की है, क्योंकि एक फाइट दिए बगैर आपने एक तरह से केक वॉक दिया है। मिश्रा जी, आपका सोचना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां बहुत मजबूत स्थिति में है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ठीक है, पिछले चुनाव की अगर हम बात छोड़ दें तो उससे पहले से जो पिछला चुनाव 2004 का था, तो वहां से कांग्रेस के ही सांसद चुन करके आए थे। ये वाराणसी की जनता ने ही कांग्रेस के सांसद को वहां से जिताया था। और दूसरी बात अगर अभी हम करें तो वर्तमान के सांसद की बात करें, जो जहां से देश के प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता ने चुन के भेजा था, तो सांसद के रूप में एक बहुत ज्यादा विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिद्ध हुए हैं। वाराणसी की जनता ढूंढ रही है कि हमारा सांसद कहां है। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं वाराणसी, लेकिन वाराणसी की जनता की सुध लेने नहीं आते। एक इवेंट करने आते हैं, और आज भी एक इवेंट के लिए ही करने जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग रह रहे हैं। लेकिन वाराणसी की जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होते। वाराणसी के किसान तो ये तो पूछ रहे हैं कि इल्जाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी लगता है। मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं, सोनिया जी और राहुल जी लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को समय देते हैं। हर महीने में वो कम से कम 1 या 2 उनके वाराणसी के अपने रायबरेली और अमेठी के दौरे रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इन 5 वर्षों में 18 बार से ज्यादा वाराणसी में नहीं गए हैं। ये भी चलिए मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो 17 बार गए हैं अमेठी। नहीं, आपको शायद नहीं, मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। वो 17 बार गए हैं। मैं बिल्कुल बता दूंगा, उनका हर महीने का एक दौरा अमेठी का रहा है, ऐसा नहीं है। और वहां निरंतर अमेठी की जनता से वो कनेक्टेड रहे हैं। बीच में अमेठी और सुन लीजिए, पोस्टर दिखाई देखिए, पोस्टर तो आज वाराणसी में लगे हुए हैं। वाराणसी के दुकानदारों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि हमारी एक ही बोल कमल का फूल। आप वाराणसी की बात करेंगे तो वो तो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देखिए मुझे लगता है अगर इस प्रकार से बीच में हम एक दूसरे के बोलेंगे तो ये चर्चा आपने बहुत कटाक्ष करे, हमने सुना। आप सुनने की हिम्मत रखा कीजिए, आप सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। आप जी चलिए आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आज वाराणसी के किसान पूछ रहे हैं कहां है वो ओलावृष्टि से जिनको नुकसान हुआ, लेकिन वाराणसी के किसानों के उनका दुख दर्द सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। आज वाराणसी के दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं कि हमारी एक ही भूल कमल का फूल। आज वाराणसी के युवा पूछ रहे हैं कि हमें पकौड़ा तलने का जो आपने योजना दी है उससे हमारा घर नहीं चल रहा है। आज वाराणसी के युवा कह रहे थे कि जो 2 करोड़ रोजगार आपने देने की बात की थी साल में, उसमें से वाराणसी के युवाओं को कहां रोजगार दिया है। आज वाराणसी में तमाम, देखिए क्या कारण हो गया कि एक पूर्व सैनिक जो है जाकर के प्रधानमंत्री के सामने जाकर के चुनाव लड़ता है, सीआरपीएफ का पूर्व सैनिक जो है, और उसके साथ 1000 से ज्यादा सैनिक वहां पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं। देश के किसान जो है प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देश के रिटायर्ड जज आज प्रधानमंत्री के सामने जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जहां से सांसद हो वहां से लोग इतने त्रस्त हो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए और उनको हराने के लिए एक साथ तुले हों। और देखिए इनकी उपलब्धि के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने सांसद होते हुए 4 गांव गोद लिए थे, 4 गांव गोद लिए थे, और जिसमें उन्होंने एक आदम मैं इनको आदर्श गांव बनाऊंगा, और साथ ही सब सांसदों से अपील की थी। इनका मॉडल प्रोजेक्ट था। आज उन 4 गांवों में अभी एक आरटीआई से एक रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसद निधि से 0 फंड उसमें एलोकेट किया है। कितने संगीन हैं ये अपने द्वारा लिए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपने गांव के, अपने जो उन्होंने गांव गोद लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 0 रुपया उसमें लगाया है वाराणसी में। और देखिए गंगा पुत्र बन के गए थे ना बनारस में, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जो गंगा पुत्र बन के गए थे बनारस में, आज गंगा मैया की बनारस में क्या हालत कर दी है। आज प्रियंका जी के आचमन की आप बात करते हैं, देखिए गंगा जी तो हमारे लिए हमेशा से आस्था का वो रही है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो गंगा का जल इतना पॉल्यूटेड हो गया कि पीने लायक नहीं रहा। वाराणसी विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक कर दिया प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। सबसे प्रदूषित शहरों में। पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, फिर ये मुझे बताइए कि गंगा के घाट घाट जाके एक तरह का एडवर्टीजमेंट फिर प्रियंका गांधी ने क्यों किया था, और वहां की सफाई, वहां किस तरह से वहां के घाट जो है साफ है, और गंगा का पानी तक वहां पर उन्होंने पिया था। अगर इतनी ही खराबी थी और बिल्कुल ऐसा ही हाल था तो उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था।
देखिए, गंगा मैया का उन्होंने निर्मल करने का, नमामि गंगे का एक योजना चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने। 20,000 करोड़ रुपए का बजट उसको एलोकेट किया था। गंगा मैया जो है गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जाती है, 2500 किलोमीटर का पूरा सफर तय होता है। अगर आपने 2 से 3 किलोमीटर के बीच में अगर गंगा मैया की सफाई कर दी है, तो इतना बड़ा दावा आप नहीं कर सकते हैं कि पूरी गंगा मैया को निर्मल करने का अपना वायदा किया था। आज कहां है गंगा मैया जो निर्मल होने की बात की थी? क्यों प्रदूषित हो रही है? कहां गए जो एसटीपीज आपने लगाने का वायदा किया था? वो क्यों? हम पूछना चाहते हैं, जो 31 अगस्त 2018 को जो 236 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, क्यों उसमें से केवल 63 प्रोजेक्ट ही हो पाए? बाकी प्रोजेक्ट्स कहां दम तोड़ रहे हैं? क्यों कैग की रिपोर्ट में उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सरकार के ऊपर? राघवेंद्र जी के पास जाऊंगे। महेश जी, आप पर एक लंबी फहरिस्त उन्होंने इल्जामात की लगाई है जी। शायद इनको जानकारी कम हो, लेकिन मैं इनको बता दूं कि बनारस में एम्स की स्थापना की भी घोषणा हो चुकी है। बात पूछे आम की, जवाब देंगे इमली की। अभी गंगा मैया की बात हो रही है, आप सुनिए, अब गंगा मैया पे भी आ जाइए। आपकी शुरुआत से मैं सुन रहा था ना, तो उसका भी जवाब लेते जाइए। बनारस में बुनकरों का एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया गया है भारत सरकार में, जिसमें 3200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है भदोई में। और ऐसी व्यवस्था पिछले 70 साल में, वो मुस्लिम लोग हैं, उनको ऐसी व्यवस्था, वो दुआ पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के लिए कि ऐसा सांसद हमें कभी नहीं मिला, हमारे कभी आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। हमें जिससे बीमारी हो जाती थी, एक बीमारी कम्युनिकेबल बीमारी वो होती थी, जो अपने दर बदर, मतलब वो एक बाप को होता था, वो बेटे को भी हो जाता था, बिकॉज ऑफ कि वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। आज ये देखिए कि वो चीज वो लोग दुआ करते हैं अपने इस सांसद के लिए कि आपने हमें वो चीज दिया, और जितने हैंडलूम का वहां पे जो ट्रेडिशनल था उस सबको रिप्लेस किया। एक बात। दूसरी बात कि आप देख लीजिए कि आज की डेट में वहां पर सबसे बड़ा स्किल सेंटर बनारस में, जो कि कृषि के ऊपर है, कि किस तरह से नस्ल को, ये जो हमारी कृषि में जो नस्लीय ये जो पशु होते हैं, पशुधन का हम कैसे उनके दुग्ध उत्पादन का ये करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र जो है मिर्जापुर के पास में स्थापित किया गया। और वो बनारस को ही ध्यान में रख के, ताकि जितने हमारे ये दूध देने वाले पशु हैं उनकी उत्पादन बढ़ाया जा सके, उनसे एक किसान को जो है बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बुनकरों की बात की है, बुनकरों की हालत तो बहुत खराब है, और लगातार जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि अब तक इतनी हालत कभी बुनकरों की खराब नहीं हुई जितनी अब है वहां पर बुनकरों की हालत खराब, क्योंकि उनके पास कारोबार नहीं है। अब उस सवाल का जवाब भी सुनते जाइए। वहां जो एक्सपोर्ट जो पहले होता था, वो पहले 0.3% पे पहुंच गया था, और आज वो 11% से ऊपर पहुंच गया है। ये तो हालत अच्छी हुई फिर। हाँ, अब जिन लोगों ने ये बात कही है आपको एक्सपोर्ट, अब ये आंकड़े जो आपको दिए जा रहे हैं, इसमें 0.1% भी कोई झूठ साबित कर दे तो जो कहेगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, आज देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्किलिंग का काम हुआ है तो बनारस में हुआ है। गलियों में आज भी बनारस की जितनी भी है, जितने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था उसको दुरुस्त किया गया। ई रिक्शा सबसे ज्यादा इस समय 30,000 ई रिक्शा प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां पे दिया गया CSR के तहत। अब रही नमामि गंगे की बात, ये जो कह रहे हैं, जिस गंगा को इतने दिन से ये रौदते रहे, पिछले 55 साल से जिस गंगा के नाम पर इन्होंने गंगा घोटाला इन लोगों ने किया है, कभी देश माफ नहीं करेगी, गंगा मैया माफ नहीं करेगी। आज उसको धोते धोते फिर ये बताइए, उमा भारती को हटाने की जरूरत है? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुनिए, सरकार के ऊपर कैग ने आरोप नहीं लगाया, आप ही की सरकार के ऊपर। मैडम, आप सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे, पहले तय कर लीजिए आप दोनों आदमी कौन सवाल पूछेगा। 20,000 करोड़ रुपए का आपने जो पैसा सैंक्शन नमामि गंगा के नाम पे, अनुज जी मैं आपको इसी वजह से आपको उमा भारती जी को हटाना पड़ा। ठीक है, यही कारण है कि आपको कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी दोबारा हिम्मत कर रहे हैं वाराणसी जाने की। निश्चित तौर पर हिम्मत का काम है कि वहां पर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो, वरना चुनाव बहुत बुरी तरह से वो हार रहे हैं। वो जाकर के फिर से वाराणसी की जनता को फेस कर रहे हैं, बाहर से भीड़ जुटा करके जनता को फेस कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी की जनता कहती है कि हमारी एक ही बोल कमल का फूल, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। अनुज जी देखिए, अभी कितनी बड़ी समझदारी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हम बोल रहे हैं तो मत बोलिएगा, आप भी कह रही थी कि आप मत बोलिएगा। आपके जुमले पूरे हुए, मैंने तब जवाब। ठीक है, ठीक है। अब हमारे जुमले हैं और इनके
मतलब चलिए क्या क्या उपदेश है? मैं राघवेंद्र जी को इसमें शामिल करूंगी। राघवेंद्र जी मुझे बताइए कि महागठबंधन वाराणसी में कहाँ खड़ा है? आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगी, आप आइएगा, मैं उसी पे सवाल पूछूंगी आपसे। राघवेंद्र जी बहुत देर से यहाँ खामोश बैठे, इसलिए उनको शामिल करना जरूरी है। सवाल मेरे से उन्होंने पूछा कि गंगे नमामि गंगे के ऊपर अगर वो सुनेंगे ना, आपके दर्शक सुनेंगे, ठीक है, उनको कम से कम शर्म तो आएगी कांग्रेस प्रवक्ता को। शर्म आ रही है, हमें तो वाराणसी से लेकर के दिल्ली तक शर्म आ रही है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार मिली, झूठ बोलने वाली सरकार मिली, जो तमाम जिन्होंने अपना पूरे कार्यकाल देश में झूठ बोलने के लिए किया, जो अच्छे दिन का वायदा किया था, आपने देश को विनाश में लाके छोड़ दिया। आज रोजगार की बात नहीं करते हैं, आज आप अच्छे दिन की बात नहीं करते हैं, आज आप महंगाई की बात नहीं करते हैं। आपके राज्य में सबसे ज्यादा किसान शहीद, किसान मरे हैं, सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन आप देश को राष्ट्रवाद बचाने के लिए आज पुलवामा हमले में जो 300 किलो आरडीएक्स लेकर के जो आया है उसकी गिरफ्तारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन पुलवामा हमले के नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं। आपने कितने सैनिक शहीद हुए, आपको कोई आंकड़ा है क्या? देखिए 5 साल में जितने ज्यादा सैनिक इनके साथ, अरे कोई आंकड़ा है? ऐसे कह दोगे? मैं आंकड़ा बताऊं, आप राष्ट्रीय चैनल पे किसी आंकड़े के साथ बोलो ना। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूं। 10 सेकंड दीजिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मनीष गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बुशरा जी में जवाब देता हूं। मैं सरकारी आंकड़ा देता हूं, 2004 से लेकर 2014 मनीष जी आपके काम है, आप 2014 से लेके आज तक बुशरा जी बता दीजिए, आप कहीं सुनाइए, आपको पड़ता है कि कहीं लवारिस वस्तु है तो उसको ना छुएं? कोई एडवर्टाइजमेंट देखा 2014 से लेकर 2019 अभी आपकी बात का ही कर देता हूं। देखिए हंसराज अहीर जी हमारे मंत्री नहीं है, आपके मंत्री ये है परचम हमारा, अरे सुन लीजिए, मोदी जी का आपका परचम बता, ये इसलिए हम जीत गए, हम आपके तरह डर के भाग नहीं जाते हैं। कामदार है, हम नामदार नहीं है, जवाब नहीं सुना, हमारे आगे काम नहीं लगा हुआ है, और कामदार जवाब भी वोट मांगने जा रहे हैं। थोड़ा सा जवाब सुनने का भी दमदार रखिए, दम रखिए। और आपने ये कहा है कि कहीं पर आपने ये सुना कि कोई लावारिस वस्तु, तो आप जब 10 सेकंड में क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, जो आप जवाब दिल्ली में रहती हूँ, आप कहीं पर भी जाइए, कहीं कोई 15 अगस्त 26 जनवरी क्योंकि कोई त्योहार, ईद, दीपावली, होली है, आप बाजारों में जब जाते हैं तो आपको हर जगह ये अनाउंसमेंट सुनाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर जगह लिखा रहता है, क्या बात है? महेश जी तो हर जगह लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है, अच्छी बात है, इसलिए ऐसे बात बोल रही है। आज रेलवे स्टेशन पे नहीं गई होंगी, 5 साल का जवाब नहीं दे रहे, डिबेट को डिवाइड करेंगे, लेकिन जवाब याद कर सबकी याददाश्त वो आप रिवाइव करवाना चाहते हैं। बुशरा जी 10 सेकंड में खत्म करता हूं। हंसराज अहीर जी हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और संसद में उन्होंने जवाब दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री चुनावी सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, डिबेट्स में बैठ के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संसद और विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां झूठ नहीं बोला जा सकता, वहां उनको मजबूरी में सच बोलना पड़ा। हंसराज अहीर जी से एक प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब उन्होंने दिया कि इस देश में 5 साल में 200% से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, जो अब तक की मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 3 दशकों में सबसे ज्यादा जो आतंकवादी, ये मेरे आंकड़े नहीं है, हंसराज अहीर के आंकड़े हैं। 93% सैनिकों की शहादत, 93% सैनिकों की शहादत आपके राज्य में बड़ी है। ये आपके मोहन भागवत जी ने भी प्रश्न पूछा था, इस तरह से झूठ बोलोगे आप, शोर मचा के बोलने नहीं देंगे ना। अरे नहीं, उनका संसद मोहन भागवत जी ने भी प्रश्न पूछा था आपकी सरकार से कि आखिर क्या कारण हो गया कि कांग्रेस देश में युद्ध की स्थिति नहीं है और हमारे सैनिक मर रहे हैं, 2 सैनिक मर रहे हैं। आप सबके पास लौट रहे